So, welcome back students. So, in this video we will discuss about the phasor diagram of synchronous motor. तो एज सच ये टॉपिक आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मैंशनड नहीं है, बट ये ज़रूरी है नेक्स्ट टॉपिक समझने के लिए, अदरवाइज़ आपको ये समझ नहीं आएंगे अगले वाले टॉपिक्स। तो इस टॉपिक को अटेंशन देके सुनिए। तो सबसे पहले हम एक रिव्यू कर लेते हैं सिंक्रोनस जनरेटर का। ओके, सिंक्रोनस मोटर से पहले एक बार हम सिंक्रोनस जनरेटर का फेजर डायग्राम देखते हैं। तो सिंक्रोनस जनरेटर में क्या होता है, एज वी ऑल नो, एक आपका स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। रोटर को हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं और साथ ही उसको हम रोटेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी वजह से आपके जो स्टेटर में अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो जो वोल्टेज आपकी यहाँ पे जनरेट हो रही है उस वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सपोज ई से। तो इस तरह का सर्किट बन जाता है। पर इतनी वोल्टेज जनरेट हो रही है आपकी इन वाइंडिंग्स में, पर जो आपको टर्मिनल पे मिलेगी, ठीक है, जो एंड्स पे मिलेगी वो आपको जितनी जनरेट हो रही है उससे थोड़ी कम मिलती है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, या उसके बराबर नहीं मिलती है, क्योंकि बीच में ही आपके इम्पीडेंस में ड्रॉप हो जाता है। ओके, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? जो पूरा सर्किट की इक्वेशन बनती है वो बनती है ई, जो वोल्टेज जनरेट हुई वो किस किस के बराबर है, एक तो टर्मिनल वोल्टेज प्लस, और जो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हुई, आई इंटू जो सिंक्रोनस ये इम्पीडेंस है इधर। तो ये आपका सिंक्रोनस जनरेटर का इक्वेशन बनती है। बट सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर में हम डीसी एक्साइटेशन तो रोटर को प्रोवाइड करते हैं, ओके, और साथ ही साथ हम यहाँ पे भी 3 फेज सप्लाई भी खुद प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपका रोटर अब रोटेट करता है। अब जब ये रोटर रोटेट करेगा तो रोटर की फ्लक्स इस कंडक्टर से में कट करेगी, तो इसमें भी एक वोल्टेज जनरेट होगी जिसको हम बैक ईएमएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे को पर फेज का इक्विवेलेंट बनाना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को? डायग्राम तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज इधर आएगी और यहाँ पे सिंक्रोनस इम्पीडेंस जो होगी वाइंडिंग की, और इधर जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपका जनरेटर है वहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हो रही है इस कॉइल्स में, ठीक है, क्योंकि अभी हम इसको रोटेट कराते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है। अब जो करंट है वो उस वोल्टेज की वजह से सर्किट में फ्लो करेगा, और जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिलेगी वो आपको थोड़ी लेस मिलेगी। तो इक्वेशन ये बनती थी। पर इस केस में क्या है, इस केस में हम टर्मिनल पे वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, खुद दे रहे हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज इधर जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो वाली वोल्टेज मैंने इधर टर्मिनल वोल्टेज लिख दी। अब जो आपकी वोल्टेज जनरेट हो रही है रोटेटिंग फील्ड की वजह से इसमें, ठीक है, वो उसको अपोज कर रही है जो हम टर्मिनल वोल्टेज दे रहे हैं। तो वहाँ पे ये वाली, यहाँ पे आपका ये जो वोल्टेज जनरेटेड थी वो जनरेटर के केस में यहाँ थी, और मोटर के केस में इधर आएगी बैक ईएमएफ की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन बनेगा वो बनेगा टर्मिनल वोल्टेज अब प्रोवाइड कर रही है इधर करंट, ठीक है, क्योंकि हम टर्मिनल पे वोल्टेज खुद सप्लाई, आई ए इंटू यहाँ पे जो ड्रॉप होगा जेड एस प्लस ई बी। तो मोटर के केस में आपकी जो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन ये बनती है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हम सप्लाई कर रहे हैं, और वो जो भी वोल्टेज उसमें प्रोड्यूस हुई है उसका फिर एडिशन होगा, और इस केस में जो वोल्टेज जनरेट हो रही है वो दोनों का एडिशन है। तो अब अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमने ऑलरेडी किया है। इस केस में कैसे बनता था कि सपोज टर्मिनल वोल्टेज ये है, जो यहाँ पे जो भी लोड कनेक्टेड है उसके अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिल रही है, और उसमें जो करंट है सपोज करते हैं वो लैग कर रहा है इस टर्मिनल वोल्टेज से। तो इस तरह से करंट है जो आर्मेचर का है, तो यहाँ पे करंट हम लैगिंग बना रहे हैं। और अब हमें जो अगर वोल्टेज जो एक्चुअल में यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है वो कैसे मिलेगी हमें, जो टर्मिनल वोल्टेज में हमें आई जेड एस वाली टर्म ऐड करनी पड़ेगी। तो हम आई के पैरेलल में आई ए आर ए ड्रॉप होता है, और इसके परपेंडिकुलर में आई ए एक्सेस ड्रॉप होता है, और इनका रिजल्टेंट हम आई ए जेड एस मानते हैं, ठीक है।
तो वी टी में आई ए जेड एस ऐड कर दिया हमने, वी टी प्लस आई ए जेड एस, ये रिजल्टेंट आपको ई देगा, ठीक है। तो ये उस वक्त हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है। बट जो आपका मोटर होता है उस केस में क्या होगा, उस केस में सपोज़ ये वाला टर्मिनल वोल्टेज का फेज़र है, तो जो बैक ईएमएफ वाला फेज़र होगा वो टर्मिनल वोल्टेज से लैग करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो जनरेटेड वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज से लीड कर रही है, देखो उससे पहले बन रही है। बट इस केस में जो जनरेटेड वोल्टेज है यहाँ पे, जनरेटेड वोल्टेज जो है वो टर्मिनल वोल्टेज जो हम सप्लाई कर रहे हैं उससे लैग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मोटर में हम खुद टर्मिनल वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं और खुद हम यहाँ पे डीसी दे रहे हैं। जैसे ही हमने टर्मिनल वोल्टेज सप्लाई की तो आपका मोटर में रोटेटिंग एक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब मोटर आपका रोटेट करेगा तो ये रोटर की फ्लक्स स्टेटर से लिंक करेगी, जिसकी वजह से इसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये टर्मिनल वोल्टेज के बाद में आया तो हम उसको लैगिंग बनाते हैं। तो ये आपका सपोज ये आपका बैक ईएमएफ है। अब हम इस इक्वेशन को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं कि अब हमें बैक ईएमएफ में ऐड करना है आई ए जेड एस, ठीक है, वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। तो बैक ईएमएफ में हमें क्या क्या ऐड करना है, आई ए, तो हम करंट बना देते हैं सबसे पहले। सपोज करंट जो है वो लैगिंग है इसके, यहाँ पे मैंने करंट बना दिया। तो अब इस करंट के पैरेलल में आई ए आर ए ड्रॉप होगा और इसके परपेंडिकुलर में आई ए एक्सेस ड्रॉप होगा और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो आई ए जेड एस होगा। तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ है वो सिंक्रोनस मोटर का बनता है जिसमें बैक ईएमएफ लैग करता है। अब इस केस में, मोटर के केस में हम आगे फेजर डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ आई ए आर ए ड्रॉप को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब माना जाता है कि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, सिर्फ इंडक्टेंस ही है। तो उस केस में फेजर डायग्राम कैसे बनेगा एक बार मैं आपको बता देती हूँ। अब दोनों का कंपेरिजन ड्रॉ करके अपनी नोटबुक में लिख लेना और फिर सिंप्लीफाइड डायग्राम भी आप बना लेना। ये आपको एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछा जाएगा पर अगले वाले टॉपिक में ये रिलेटेड है। तो उस केस में सिंप्लीफाइड डायग्राम अगर हमें बनाना है तो हम सबसे पहले तो टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कि बैक ईएमएफ जो है वो इसको लैग करेगा, तो हम फिर बैक ईएमएफ ड्रॉ करेंगे। और हम जानते हैं कि ईबी में आई ए जेड एस ऐड करना है, और मैंने कहा यहाँ पे कि हम आर ए ड्रॉप को इग्नोर कर देंगे। तो जेड एस एक्चुअल में आर प्लस जेड एस इज इक्वल टू आर प्लस अयोटा एक्सेस होता है। तो मैं कह रही हूँ आर को हम इग्नोर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपका अयोटा एक्सेस बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ इस तरह से हम लिख सकते हैं, आई ए प्लस एक्सेस ड्रॉप, ठीक है। हमने जेड एस की जगह एक्सेस ही लिख दिया। तो यहाँ पे जो इसमें मैं एडिशन करूँगी या सीधे आपने बनाना है, यहाँ पे आप आई ए एक्सेस लिख देंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। और अब हमें करंट बनाना है। तो करंट हम जानते हैं कि जो आई ए एक्सेस ड्रॉप है वो करंट के 90 डिग्री पे होता है, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप है इंडक्टर में। तो करंट जो आएगा वो इसके 90 डिग्री पे, देखिए तो करंट यहीं पे बन रहा है इसमें, तो कोइंसिडेंटली, ठीक है, इत्तेफाक से इधर ही करंट बन गया, तो यहाँ पे ये हमारा करंट हो गया। अब अगर मान लो मैं कोई और एंगल पे देखती हूँ तो एक और डायग्राम हम बना देते हैं। सपोज़ ये टर्मिनल वोल्टेज है और ये आपका, सपोज़ इधर ये मैंने ईबी लिखा है, तो ईबी में हम क्या ऐड करेंगे, आई ए एक्सेस, तो ये आई ए एक्सेस हो जाएगा। और जो करंट है वो इसके 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, इतने एंगल पे आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो इसके लिए 90 डिग्री एंगल मतलब ये हो जाएगा करंट का, ठीक है। ये तभी करंट इसके 90 डिग्री पे होगा। तो यहाँ पे हम करंट इस वक्त इस तरह से बनाएंगे, ओके। तो इस तरह से बनेगा।
एक और डायग्राम मैं बना के बता देती हूँ आपको। अब हम EB को अगर हम ज़्यादा बना दें तो क्या होगा। देखो अगर EB ज़्यादा है तो उस केस में अब ये आएगा, ठीक है। आइए एक्सेस ड्रॉ। अब इसके 90 पे बनाना है हमें। अब इसके 90 पे इधर तो बन नहीं सकता, तो जब ये EB से ज़्यादा हो गया तो अब इसके 90 डिग्री पे मतलब अब करंट जो है वो लीड कर रहा है, तो इस तरह से, तो उस टाइम ये करंट आएगा, लीडिंग करंट, जब EB इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से हमारा फेजर डायग्राम बनेगा। एंड जो मोटर के केस में टर्मिनल वोल्टेज जो हम सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ इस केस में सप्लाई वोल्टेज है बेसिकली वो, ठीक है। तो सप्लाई वोल्टेज और जो आपका बैक EMF है उनके बीच में जो एंगल है वो डेल्टा होता है, ओके। तो यहाँ पे हमने जैसे टर्मिनल वोल्टेज लिखा है, आप इसको सप्लाई वोल्टेज से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। दोनों को कंपेयर करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हमारी लोड के क्रॉस जो मिलती है वो है, और जो वोल्टेज जनरेट हो रही है उसकी वजह से वहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रही है, और यहाँ पे हम खुद सप्लाई दे रहे हैं टर्मिनल्स पे, और जो वोल्टेज जनरेट हो रही है वो उसको ऑपोजिशन में प्रोड्यूस हो रही है। तो दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना, सेपरेट स्टडी करें और फिर एक साथ भी दोनों को कंपेयर करके स्टडी करें, एंड बार बार रिवाइज करें अपने कंसेप्ट्स को। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं एडिशन आपको बताती हूँ इधर, कि जब हमारा सिंक्रोनस जो मोटर है उस पर लोड पड़ता है, मोटर है तो मैकेनिकल लोड पड़ेगा, तो मैकेनिकल लोड पड़ेगा तो मोटर की स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता है। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात कि अब क्या होगा, जैसे ही लोड पड़ेगा तो फ़र्क पड़ेगा इस एंगल डेल्टा पे, ठीक है। मतलब कि जो आपका जनरेटेड EMF है वो थोड़ा और लैग करेगा, ठीक है, थोड़ा और पीछे जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ेगा तो वैसे वैसे ये जो डेल्टा एंगल है ये इंक्रीज हो जाता है, ओके। तो अब कंक्लूड मैं करती हूँ। एक पॉइंट तो हमने देखा, जो इक्वेशन हमने स्टडी करी, सर्किट डायग्राम हमने स्टडी किए। तो इक्वेशन इस केस में, मोटर के केस में जो आपकी इक्वेशन बनी वो थी, सप्लाई वोल्टेज आपका इक्वल थी बैक EMF प्लस IaZs, वेयर एज जनरेटर के केस में था आपका जो वोल्टेज जनरेट हो रही थी दैट वाज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस IaZs। और इस केस में हमने देखा कि हम सिंप्लीफाई करके IaZs की जगह IaXs ही लिख देते हैं। दूसरी बात, सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होती है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है, ऑलवेज रन्स ऑन सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो इस केस में जो स्पीड रेगुलेशन होगी, स्पीड रेगुलेशन क्या होगी, स्पीड रेगुलेशन होती है नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपॉन फुल लोड स्पीड, ओके। जैसे कि वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड होता है, क्योंकि नॉर्मल मोटर में क्या होना चाहिए आपका, जैसे जैसे लोडिंग होती है तो स्पीड थोड़ी कम होती है, ठीक है। बट सिंक्रोनस मोटर में क्या होगा आपका, सिंक्रोनस मोटर में जैसे हमारा नो लोड पे जो स्पीड है और फुल लोड पे स्पीड जो है वो हमेशा सेम रहेगी, हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे ही रोटेट करता है। जो स्पीड रेगुलेशन इस केस में ज़ीरो होती है। ये पॉइंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ मैकेनिकल लोड इंक्रीजेस देन जो एंगल ऑफ लैग था डेल्टा वो भी आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल लोड इंक्रीज कर रहा है तो एंगल ऑफ लैग डेल्टा भी इंक्रीज कर रहा है। सो दैट वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।